नमस्ते। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए इस खास रिवीजन सेशन में सबका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे उन फैक्ट्स पर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इतिहास के कुछ जरूरी दौर और साम्राज्यों को समझेंगे। फिर हम संविधान के सबसे अहम पॉइंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। इसके बाद होगा एक रैपिड फायर रिवीजन, कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स का, और आखिर में हम आजादी की लड़ाई पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं, इतिहास को समझना, यानी पुराने ग्रंथों से लेकर मुगलों के पतन तक। देखिए, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हिस्टोरिकल टाइमलाइन और मेन घटनाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अपनी याददाश्त को जरा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथ और उनके लेखक हैं। इनमें से कितनों के नाम याद आ रहे हैं? एक बार सोचकर देखिए। चलिए अब जवाब देखते हैं। ये जो टेबल है ना, ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ध्यान से देखिए। राजतरंगिणी लिखी कल्हड़ ने, अर्थशास्त्र जाहिर है चाणक्य ने, इंडिका मेगास्थनीज की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की और हर्षचरित बाण भट्ट की। ये लिस्ट अगर याद हो गई तो एग्जाम में बहुत काम आएगी। अच्छा, अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ। देखिए, उनकी सिटी प्लानिंग कमाल की थी। शहर के 2 हिस्से थे। एक था गढ़ी मतलब सिटाडेल, जो पश्चिम में था, छोटा था पर ऊंचा बना था और किलेबंद भी था। यहीं सारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। और दूसरा था निचला शहर, जो पूर्वी हिस्से में था। ये बड़ा था और यहीं आम लोग रहते थे। और उन्हीं पब्लिक बिल्डिंग्स में से एक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, ग्रेट बाथ। ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। इसे बनाने में पक्की ईंटें, टार और जिप्सम का इस्तेमाल हुआ था ताकि पानी बिल्कुल भी लीक न हो। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या रस्मी स्नान के लिए होता था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मिडीवल इंडिया की तरफ। कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 शक्तियों के बीच लड़ाई चली जो करीब करीब 200 साल तक खिंची। ये लड़ाई थी पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच। और आखिर में इस लंबे संघर्ष में जीत किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहार वंश की। और इतिहास का ये सेक्शन हम एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खत्म करते हैं, मुगल साम्राज्य का अंत। 1857 के विद्रोह के बाद जो आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान पर महारत। ये सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी। तो संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है? ये हमारे संविधान में कुछ बदलने या कुछ नया जोड़ने का एक फॉर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है ताकि हमारा संविधान बदलते वक्त के साथ साथ खुद को ढाल सके। ये स्लाइड तो समझ लीजिए क्विक रिवीजन के लिए एक खजाना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। चलिए इसे आराम से समझते हैं। 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इसने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े। 44वें ने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। 52वां लाया दल बदल विरोधी कानून। 61वें ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। और 69वें ने दिल्ली को खास दर्जा दिया। अच्छा, एक जगह जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है वो है आर्टिकल 39 और 39A में। तो देखिए, आर्टिकल 39D कहता है कि पुरुष हो या महिला, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जबकि आर्टिकल 39A, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने और सबको बराबर न्याय दिलाने की बात करता है। इन दोनों का फर्क समझना एग्जाम के लिए जरूरी है। अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, रैपिड फायर रिवीजन। इसमें हम फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स कवर करेंगे, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, 1 नंबर याद रखना है, 106 किलोमीटर। ये क्या है? ये है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। अगला है मालाबार तट। ये भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के दक्षिणी हिस्से का नाम है। ये हिस्सा ज्यादातर केरल राज्य में आता है। अब साइंस का एक फंडामेंटल लॉ, मेंडल का पृथक्करण का नियम। ये क्या कहता है? सिंपल भाषा में हर गुण को एलील का एक जोड़ा कंट्रोल करता है, और जब गैमेट्स बनते हैं तो ये एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर गैमेट को सिर्फ एक ही एलील मिलता है।
इकोनॉमिक्स का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। जब देश में मंदी हो तो सरकारों को विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है, या तो सरकारी खर्च बढ़ाओ या टैक्स कम करो ताकि बाजार में डिमांड बढ़े। और एक सरकारी योजना से जुड़ा एक आंकड़ा 10,000 रुपये। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो योग्य खाता धारक हैं उनके लिए उपलब्ध सबसे ज्यादा ओवरड्राफ्ट सुविधा की रकम है। ये चार्ट भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी को दिखाता है। देखिए, दिसंबर 2025 तक भारत की जो टोटल बिजली पैदा करने की क्षमता थी, उसका लगभग 52% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन से आ रहा था। हमने अपना 2030 का टारगेट 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। ये वाकई एक बड़ा मील का पत्थर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर, स्वतंत्रता संग्राम। चलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस सबसे खास दौर के कुछ मेन पॉइंट्स को फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1905 के स्वदेशी आंदोलन की। ये शुरू क्यों हुआ? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले के खिलाफ। इसका मकसद था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी सामान का बहिष्कार करना। ये मॉडरेट्स यानी उदारवादियों के नेतृत्व में पहला बड़ा जन आंदोलन था। स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, इसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। वो एक तरह के आक्रामक राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने आम लोगों को जोड़ने और उनमें राष्ट्रीय गौरव जगाने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये था हमारा रिवीजन। अब जाते जाते एक सवाल, आज हमने जो कुछ भी कवर किया उसमें से वो कौन सा एक टॉपिक है जिसे सबसे पहले उठाकर एकदम पक्का कर लेंगे? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि यही सोच एक्टिव तैयारी की तरफ पहला कदम होता है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम लोग मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के उस कोड को क्रैक करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को परेशान करता है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा पहले से ही मौजूद है, बस उसे पढ़ने का, उसे समझने का सही तरीका आना चाहिए। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक असली एग्जाम पेपर को एनालाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ जवाबों के लिए नहीं, बल्कि उन पैटर्न्स के लिए जो बार बार हर साल दोहराए जाते हैं। यही तो वो चाबी है जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास से शुरुआत करते हैं। इस सब्जेक्ट के जो सवाल होते हैं ना, वो अक्सर घटनाओं के क्रम, मतलब की टाइमलाइन और जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उन्हीं के आसपास घूमते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि तारीखें कितनी जरूरी हैं। सन्यासी फकीर विद्रोह से लेकर गदर पार्टी तक घटनाओं को अगर उनके सही क्रम में याद रखा जाए तो कई सवालों में एक अलग ही बढ़त मिल जाती है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये असल में इतिहास के फ्लो को समझना है। यहाँ एक और बहुत बड़ा पैटर्न देखने को मिलता है, सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा का ही उदाहरण ले लीजिए। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछते कि इसकी स्थापना कब हुई, बल्कि ये भी कि इसका मकसद क्या था और इसे शुरू किसने किया था। मतलब ऐसे आंदोलनों का क्या, कब, क्यों और किसने, ये सब समझना बहुत जरूरी है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कंपेयर करके पढ़ना कितना फायदेमंद है। जब आत्मीय सभा के बारे में पढ़ रहे हों तो उसी वक्त तत्वबोधिनी सभा और प्रार्थना समाज जैसे दूसरे आंदोलनों पर भी एक नजर डाल लें। इससे कंफ्यूजन भी दूर होता है और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिए अब जरा अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि विद्रोह हुआ था, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि वो आखिर फेल क्यों हुआ। जरा सोचिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? और सही जवाब है
प्लान का लीक हो जाना और एक मजबूत लीडरशिप की कमी। एग्जाम्स में अक्सर घटनाओं के पीछे के क्यों को टेस्ट किया जाता है। किसी भी ऐतिहासिक घटना के कारण और उसके नतीजे को समझना उसे सिर्फ एक तारीख के तौर पर याद रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इतिहास के लिए हमारा पहला चीट कोड है सामाजिक सुधारों और विद्रोहों की टाइमलाइन पर फोकस करें। तो जैसे हिस्ट्री में घटनाओं का क्रम और कारण जरूरी है, ठीक वैसे ही साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे अहम है। चलिए अब साइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से पैटर्न छुपे हैं। यहाँ मुश्किल फैक्ट्स रटने से ज्यादा जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत हो। साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल जैसे शब्दों को देखिए। एग्जाम्स में अक्सर बायोलॉजी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसे टेस्ट किया जाता है। मतलब अगर बस इतना समझ लिया जाए कि साइटोस्केलेटन सेल का ढांचा है जो उसे शेप और मजबूती देता है, तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का फर्क एक क्लासिक सवाल है जो हमेशा आता है। इसे ऐसे समझिए, कीबोर्ड से डेटा अंदर जाता है तो वो इनपुट हुआ, और प्रिंटर से जानकारी बाहर आती है तो वो आउटपुट हुआ। बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। इसी तरह फिजिक्स में बॉयल के नियम जैसे फंडामेंटल सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशन है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया तो इससे जुड़ा कोई भी प्रैक्टिकल सवाल हल किया जा सकता है। तो साइंस के लिए हमारा दूसरा चीट कोड क्या हुआ? बेसिक डेफिनेशंस और नियमों पर पकड़ मजबूत करें। तो अब तैयार हो जाइए, अब बारी है कुछ तेज तर्रार सवालों की। ये सेक्शन करंट अफेयर्स और सिविक्स पर हमारी पकड़ को परखेगा। चलिए देखते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। पहला सवाल, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है और एग्जाम के नजरिए से इसे जानना बेहद जरूरी है। और सही जवाब है मारिया कोरिना मचाडो। एक बात याद रखिए, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर और दूसरे जो भी बड़े अवार्ड्स हैं उन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। ये करंट अफेयर्स के सबसे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक हैं। अगला सवाल सिविक्स से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हमें कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसका सही जवाब है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एग्जाम का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और अब एक सरकारी योजना पर सवाल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो एक बड़ी सरकारी स्कीम है, इसका मकसद भारत में कौन सी क्रांति लाना है? बड़ी बड़ी योजनाओं के उद्देश्य अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जवाब है नीली क्रांति, जो मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी है। यह सवाल हमें यह बताता है कि सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और वो किस सेक्टर से जुड़ी हैं, इस पर ध्यान देना तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमारा तीसरा चीट कोड है बड़े अवार्ड्स, सरकारी योजनाओं और मौलिक अधिकारों जैसे टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो अब तक हमने हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स के पैटर्न को समझ लिया है। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ने का और अपनी फाइनल स्टडी स्ट्रैटेजी बनाने का। तो ये है हमारी फाइनल चीट शीट। हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन पर फोकस, साइंस के लिए बेसिक्स को समझिए, सिविक्स के लिए फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले और करंट अफेयर्स के लिए बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए रखें। ये अपनी पढ़ाई को एक दिशा देने का सबसे असरदार तरीका है। और ये बात हमेशा याद रखनी है, घंटों तक पढ़ते रहना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीजें मायने रखती हैं उन्हें पढ़ना जरूर है। अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है। तो इस एनालिसिस को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जिन पैटर्न्स को समझा है उन्हें अपनी तैयारी में इस्तेमाल करें। अगली बार जब कोई प्रैक्टिस पेपर उठाएं तो उसे सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, उसे डिकोड कीजिए और देखिए कि और कौन से नए पैटर्न खोजे जा सकते हैं।